गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी शीट है उसका टाइटल है ए फाइन टूथड कॉम्ब। भाई इसका क्या मीनिंग होता है जी? इस ईडियम का मीनिंग होता है ए केयरफुल सर्च। केयरफुल तरीके से किसी चीज़ को सर्च करना, उस सेंस में बच्चों ये वर्ड यूज़ होता है। क्या होता है जी? केयरफुल सर्च। अच्छा, एक और भी मीनिंग इसका होता है। अब केयरफुल तरीके से आप सर्च क्यों करोगे? क्योंकि आपको किसी चीज़ की डिटेल्स चाहिए जी, इसीलिए ए केयरफुल सर्च या फिर ए सर्च फॉर डिटेल। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मुझे ना इससे वर्ब भी याद आ रही है, एक वर्ब भी मुझे याद आ रही है बच्चों, फंबल। फंबल का क्या मीनिंग होता है? देखो, सर्च ही ये होती है एक तरह से, लेकिन ये जो होती है, हम टटोलते नहीं है कई बार। बैग के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है भाई, उसके अंदर हाथ मार के अपना जो सामान चाहिए वो निकाल रहे। इसका यूज़ होता है टटोलने के लिए। इसकी राइम बना के याद कर लेना। कैसे याद रखेंगे जी? फंबल को लिंक किया था मैंने कंबल से। कहता है कंबल में फंबल कर रहा है भाई, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल उसका कंबल में कहीं गुम वुम हो गया, तो वो फंबल में, कंबल में क्या कर रहा है? फंबल कर रहा है अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए, टाल मटोल उसको टटोल रहा है। इस सेंस में ये वर्ड यूज होता है, वर्ब की तरह काम करता है। देखो, कुछ बहुत ही बेसिक से फिलर्स दिए थे, एक बार इनको करते हैं। ओवर 2000 आर्म्ड सिक्योरिटीज डैश हैव बीन डिप्लॉयड एट द रेड फोर्ट टू प्रिवेंट फर्दर सिक्योरिटी ब्रीच बाय प्रोटेस्टर्स। भाई देखो, ब्रिज से तो आप मिल चुके हो। ब्रिज का मतलब तो वही होता है कि भाई सुरक्षा में दरार आ गई। ब्रिज का मतलब ही होता है वही चीज़ की दरार, तो कहते हैं सुरक्षा में दरार ना आ जाए भाई, इसीलिए 2000 के आसपास इन्होंने आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। देखो, डिप्लॉय का क्या मीनिंग होता है? डिप्लॉय वर्ड का क्या मीनिंग होता है जी? डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। हिंदी में इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है तैनात करना। और तैनात कर दिया, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है भाई? टू कीप सोल्जर्स, जो आपके सोल्जर्स होते हैं या जो भी आपकी फोर्सेस होगी, टू कीप सोल्जर्स और फोर्सेस इन ए रेडी सिचुएशन। भाई ये इतने इस तरीके से डिप्लॉय कर दिए, तैनात कर दिए। कोई भी मिस हैपनिंग होती है, दंगा वंगा होता है, कोई अटैक वटैक होता है, तो ये लड़ने के लिए एकदम से तैयार हैं भाई। ये अपनी जो फौज की ड्यूटी है, इनकी जो सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी है, उसे अच्छे से निभा पाएंगे। इस सेंस में ये डिप्लॉय वर्ड का यूज होता है। आ जाओ फिलर देखते हैं। फिलर क्या कहता है जी? फिलर कहता है ओवर 2000 आर्म सिक्योरिटीज डैश हैव बीन डिप्लॉयड एट दी रेड फोर्ट टू प्रिवेंट फर्दर सिक्योरिटी ब्रीच बाय प्रोटेस्टर। देखो, 2000 के आसपास पीपल को तो डिप्लॉय नहीं किया होगा, फोर्सेस को भी डिप्लॉय नहीं किया होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय नहीं किया। या तो बात आई पर्सोनल की या फिर बात आई पर्सनल की। इन दोनों वर्ड से बहुत पहले मिल चुके थे। पर्सनल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे ना आपने? वो क्या करते हैं? किसी पर्सन के बारे में ही तो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और पर्सोनल क्या होता है जी? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय है या फिर जो उनका स्टाफ है, तो यहाँ ए ऑप्शन आना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है फिलर? एंट्री ऑफ पब्लिक एट द डैश इज रेस्ट्रिक्टेड ही एडिड। भाई पब्लिक की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो कह रहा है। तो कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया है? इसके ब्रैकेट में दे भी रहा है। कहता है जी लाल किले के ऊपर पब्लिक की एंट्री को क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो देखो भाई, बिल्डिंग तो कोई भी सिंपल सी बिल्डिंग होती है, प्लेस तो कोई जगह होती है, और साइट तो जनरल वे में साइट की तरह यूज़ होता है भाई। कंस्ट्रक्शन साइट है इस तरह की। बचता क्या? बिल्कुल ही सिंपल सी शीट थी, मोन्यूमेंट ही बचता, इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी विल प्रूव हाउ द बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी प्लान दिस कॉन्स्पिरेसी डैश द एजिटेशन एंड टू ट्रैप द लीडरशिप ऑफ द फार्मर्स, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन राघव चड्डा सेड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या कहता है? ये कहता है वी विल प्रूव, भाई हम प्रूव कर देंगे कि कैसे बीजेपी और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्लान कर रहे हैं इस कॉन्स्पिरेसी को। कॉन्स्पिरेसी से तो आप मिल चुके हो, षड्यंत्र से। डैश दी एजिटेशन, डैश दी एजिटेशन एंड टू ट्रैप द लीडरशिप ऑफ द फार्मर्स। भाई ये किस तरीके से एक षड्यंत्र रच रहे हैं? जो लीडरशिप है ना फार्मर्स की, जो उनके किसान नेता, उनको फंसाने के लिए। और ये बात कौन कह रहा है? ये आपका नेशनल स्पोक्स पर्सन कह रहा है, राघव चड्डा, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो भाई बच्चों एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ। वी विल प्रूव हाउ दी बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी प्लान। देखो, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए एक वर्ब आ गई, कौन सी? प्लान्ड। यानी एक फाइनाइट वर्ब कौन सी आ गई? प्लान्ड आ गई। दिस कॉन्स्पिरेसी। अब दूसरी जो वर्ब आएगी ना, जब एक सब्जेक्ट के लिए एक फाइनाइट वर्ब आ जाए, तो दूसरी वर्ब को आने के लिए कैसा बनना होगा जी? नॉन फाइनाइट वर्ब बनना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? नॉन फाइनाइट वर्ब बनना है तो अब वही बारी आई भाई, स्पॉइल तो V1 है, ये तो बनेगा नहीं। या तो ये बने या ये बने या फिर ये बने। भाई
पोल्यूट नहीं होता, पोल्यूट तो होता है दूषित करना, पोल्यूट तो दूषित करने की सेंस होती है, ये तो यूज़ होना ही नहीं था। तो बात है या तो 2+b1 की हेल्प से इन्फिनेटिव बना देते हैं, या तो 2+b1 की हेल्प से हम इन्फिनेटिव बना देते हैं जी, या फिर हम डिफेमिंग यूज़ करके यहाँ पर आपका जीरेंड का यूज़ करें। ठीक है, अब देखो कहता क्या है, मोदी प्लान दिस कॉन्स्पिरेसी डैश। देखो ये जो प्लान वर्ब थी ना, पहले प्लानिंग हुई उसके बाद ये वर्ब को किया गया होगा, यानी जब भी ऐसी सेंस दे कि आगे आने वाली वर्ब पहले वाली वर्ब क्या फ्यूचर हो, भाई पहले प्लानिंग करेगा फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले उन्होंने प्लानिंग की और फिर वो डिफेम करेंगे। जब भी इस तरह फ्यूचर की सेंस आए तो 2+v1 लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगाता है, यहाँ लगाता टू डिफेम, ए ऑप्शन राइट आंसर होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोइंग एंड डैश फोटो ऑफ पंजाबी एक्टर कम एक्टिविस्ट दीप सिद्धू विद द प्राइम मिनिस्टर एट द डैश ऑफिशियल रेजिडेंस, मिस्टर चड्डा सेड दीप सिद्धू इज ए प्लांट बाय द बीजेपी। भाई एक बात बताओ, एन आपको एक आर्टिकल दिखा क्या, फोटो आपको एक नाउन दिखा, आप समझ गए थे कि एन एक आर्टिकल है, डिटरमाइनर कह लो, फोटो आपका एक नाउन है। तो यहाँ जो भी चीज़ आएगी वो कोई ना कोई क्या होगा, वो कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, क्योंकि बच्चों आपको तो पता है नाउन के लिए तो एडजेक्टिव आता है। ठीक है, अब बारी आई इन ऑप्शंस में से चूज करने की। पार्ट ऑफ स्पीच से ही कितनी हेल्प मिल गई। एन फोटो ऑफ पंजाबी एक्टर, भाई देखो वेरीफाइड फोटो तो नहीं होता, वेरीफाइड फोटो तो नहीं होता। और भाई नोट रिक्वायर्ड की बात आई ना, तो देखो नोट रिक्वायर्ड तो होता कि आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन ये क्या कहता है, इसने तो एक फोटो दिखाई है, एक फोटो दिखाई है भाई, जो कथित तौर से उसकी फोटो है। किसकी फोटो है, दीप सिद्धू की फोटो है, कथित तौर से, यानी पक्की बात है क्या उसी की फोटो है, क्या पता कोई एडिटिंग वेडिटिंग कर दी हो। तो इसीलिए नोट रिक्वायर्ड तो नहीं आ सकता था, क्योंकि नोट रिक्वायर्ड जब आता है जो पक्का ही पक्का उसकी फोटो होती, कहते हैं कथित तौर से उसकी एक फोटो दिखाई है। इन दो ऑप्शंस में से एक बात बननी थी। और वैसे भी बच्चों ये जो इस तरह के ऑप्शन होते हैं ना, नॉट रिक्वायर्ड, नन ऑफ दी अबव, ये वाले तो बहुत एब्सर्ड ऑप्शंस होते हैं, बहुत रेयर यूज होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर बचता। अब क्या आंसर बचता जी, एन एक आर्टिकल, फोटो एक नाउन। इसके लिए यहाँ क्या आना था बच्चों, यहाँ कोई ना कोई मेरे पास में एडजेक्टिव आना था। तो एडजेक्टिव क्या आता है यहाँ, एडजेक्टिव बनता एलेज्ड, एलिजेडली तो भाई वर्ब वो एडवर्ब हो जाती, यहाँ एलेज एडजेक्टिव बनता, ए आंसर होता है इसका। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एट द डैश ऑफिशियल रेजिडेंस। भाई सीधी सी बात थी, देखो इसने बी में क्या किया, इसने बी के अंदर क्या किया जी, लेटर, और लेटर तो आना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ आती, मुझे इतना तो पता चला था कि ऑफिशियल रेजिडेंस, इस रेजिडेंस के ऊपर, देखो ऑफिशियल तो फिर से एक एडजेक्टिव था, इस रेजिडेंस के ऊपर कोई ना कोई पोजेशन दिखानी थी, और कोई पोजेशन दिखानी थी तो मैं क्या लगाता बच्चों, अगर कोई पोजेशन दिखानी थी तो मैं एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कर देता। ठीक है, अब देखते हैं एक बार ये एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कहाँ करता है, इन दोनों में यूज़ कर रहा है। तो भाई एक लेटर तो होता है जो टाइम को डिनोट करता है, एक लेटर तो होता है जी जो टाइम को डिनोट करता है, और एक लेटर जो होता है जी पोजीशन को डिनोट करता है। कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये टी है ना, मैंने तो यूं याद किया था भाई, ये जो टी है ना, टी फॉर टाइम, यानी ये वाला टाइम को डिनोट, ये जो टी है यहाँ टाइम भी आ गया, और भाई अगर एक टी होता तो टाइम को डिनोट करता, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है एक और टी, यानी अब टाइम को डिनोट नहीं करता, अब किसको डिनोट करेगा जी, पोजीशन को। अरे मैथ्स के बच्चे पढ़ते थे क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाता था, तो मैंने तो ऐसे ही रट्टा लगाया था कि एक ये वाला टी, इस टी टाइम को डिनोट करता, लेकिन इस टी ने आके इसे भी न्यूट्रल कर दिया, तो ये टाइम को डिनोट नहीं करता जी, ये डिनोट किसको करेगा बच्चों, ये डिनोट करेगा पोजीशन को। अब ये यही तो कह रहा है कि भाई दीप सिद्धू की फोटो दिखाई है, कहाँ दिखाई है, बाद वाले के ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर। देखो दिखाता हूँ कहाँ दिखाई है दीप सिद्धू की फोटो, बाद वाले के ऑफिशियल रेजिडेंस। एक दीप सिद्धू है और बाद वाला दूसरे नंबर पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो कहता है कि बाद वाले के ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर, यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर दिखाई है। तो यहाँ क्या आंसर आता जी, यहाँ ये आता, क्योंकि पोजीशन को ही दिखा रहा था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है जी, दिल्ली पुलिस ऑन वेडनेसडे रोट ए लेटर टू दर्शन पाल ऑफ क्रांतिकारी किसान यूनियन seeking explanation as to why legal action should not be taken against him and other members of his organization for dash of agreement with the police rampant vandalism and desecration of Red Fort। भाई यूँ कहता है, ये क्या कह रहा है जी,
ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है ना, इसने वेडनेसडे को एक लेटर लिखा है दर्शन पाल को। दर्शन पाल कौन है? किसान यूनियन का कोई नेता है। उससे एक्सप्लेनेशन मांग रही है कि भाई तेरे खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, क्योंकि तूने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया जो तूने हमारे साथ किया था कि इस तरीके से जो वो होगा प्रोटेस्ट वगैरह वो पीसफुल रहेगा। ठीक है, एक बार ही देखते हैं यहाँ आना क्या चाहिए था। कहाँ मेंबर्स ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन फॉर डैश ऑफ एग्रीमेंट विद द पुलिस। भाई आपको पता है वॉयलेट तो नहीं आना चाहिए था। वॉयलेट तो रूल्स को वॉयलेट किया जाता है, एग्रीमेंट को वॉयलेट नहीं कर सकता था। ब्रेकिंग, भाई ब्रेकिंग भी अच्छा वर्ड नहीं था। ब्रेक तो जनरली वे में होता है तोड़ देना, हिंदी भाषा में तो चल जाता तोड़ दिया, लेकिन एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं, उसे फॉलो नहीं किया, उन चीज़ों को माना नहीं उसने। तो या तो ब्रीच आता है या फिर क्या आता जी, ब्रीचिंग आता। अब आप एक बात मुझे बताओ, जो ब्रीच होता है वो वर्ब भी होता है और वो नाउन भी होता है। ये नाउन भी है और ये ब्रीच इसकी V1 फॉर्म भी होती है। तो भाई V1 प्लस ING किसका काम करती है? आपने सीखा था बच्चों, प्रेपोजिशन के बाद उसका क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है। इसीलिए जब भी कभी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है ना, तो हम उसकी ING फॉर्म लगाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये खुद ही एक नाउन है, ये खुद ही एक नाउन भी है, और भाई ये V1 प्लस ING है। जो ब्रीच है दोनों काम कर रहा है, नाउन की तरह भी काम कर रहा है और वर्ब की तरह भी काम कर रहा है। तो भाई जब इसका नाउन ऑलरेडी दिया ही हुआ है तो फिर मैं V1 प्लस ING क्यों लगाऊंगा? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन फिट करना है, और वो फिट करना है तो भाई अगर नाउन दिया है, देखो दोनों ऑप्शंस ओके थे, लेकिन जब बेटर चॉइस की बात आई थी ना, जब बेटर चॉइस की बात आई थी तो भाई फिर ये नाउन ज़्यादा सुटेबल था बजाय कि इस V1 प्लस ING के, क्योंकि ये तो नाउन की तरह काम करती है बच्चों, और ये तो होता ही नाउन है इसका। तो फिर हमें यही लगाना था, क्या आता? फॉर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट BJP चीफ आदेश गुप्ता डिस्प्लेड पिक्चर्स ऑफ डैश वर्कर्स ऑफ आप इन्वॉल्व इन दी वायलेंस एट द रेड फोर्ट ऑन ट्यूसडे। कैसे वर्कर थे भाई आपके? आपके कैसे वर्कर थे? आप पार्टी के। देखो एफिशिएंट वर्कर भी नहीं होता, हार्ड वर्कर भी नहीं होना था, मेन वर्कर होता या प्रोमिनेंट। लेकिन मेन तो कोई चीज़ नहीं थी भाई, मेन से तो कितने ही गुना अच्छा वर्ड था क्या? प्रोमिनेंट वर्कर। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है जी? इम्पोर्टेंट या फिर फेमस। कैसा है जी ये वर्कर? ये इम्पोर्टेंट है या फिर फेमस है। भाई वही बात है, कांग्रेस भी ये आप वाले कह रहे हैं कि दीप सिंधु नरेंद्र मोदी का जानकार है, और ये बीजेपी का चीफ जो आदेश गुप्ता ये कह रहा है कि जी भाई वायलेंस जो हुई थी वो तो आपके नेताओं ने की थी। ये देखो इनकी फोटोज देख लो, आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। आगे क्या कहता है? आगे कहता है ऑन वन साइड द सोल्जर्स ऑफ द कंट्री वर परफॉर्मिंग डैश ऑन द राजपथ एंड ऑन द अदर साइड देयर वर सीन्स ऑफ शेमिंग डेमोक्रेसी, मिस्टर गुप्ता सेड। भाई सबसे पहले तो ये नोट रिक्वायर्ड को देख लो, इसे क्यों हटाया? एक बात बताओ, कहते हैं एक तरफ तो यूं हो रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? डेमोक्रेसी को शेम किया जा रहा था। शेम होता है ना भाई, शर्मिंदा किया जा रहा था डेमोक्रेसी को। तो बच्चों आप एक बात बताओ, ऑन अदर साइड द सोल्जर ऑफ द कंट्री वर परफॉर्मिंग ऑन द राजपथ। अगर इतना कह देता तो फिर इन दो चीज़ों को जोड़ता क्यों? भाई एक साइड तो परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ शेम नहीं। ये यूं कह रहे हैं एक साइड परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि भाई यही तो कहते हैं आपा कि एक हाथ तो तू, एक साइड तो तू इतने पुण्य करता है भाई, और दूसरी तरफ तू शराब पीता है, जुआ खेलता है, इतने गलत काम करता है। तो उसी तरह की सेंस दे रहे हैं कि दोनों के बीच में एक विरोधाभास हो। इसीलिए ना यहाँ नोट रिक्वायर्ड हटा देते। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को देख के बेस्ट चॉइस कहती थी कि इन ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ तो चूज आपको करना पड़ता। ठीक है, नोट रिक्वायर्ड को मैं हटा देता, बेस्ट चॉइस कहती थी इनमें से कोई ना कोई लगाते। क्यों? क्योंकि एक उसे कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी थी, एक विरोधाभास जैसी सेंस देनी थी। अब बात करते हैं गुड आएगा, एक्सीलेंटली आएगा बच्चों, या फिर वेल आएगा। तो आप एक बात सीखो, गुड तो बच्चों एक एडजेक्टिव था और गुड एडजेक्टिव था भाई, तो ये किसके लिए आता? इसके आसपास कोई नाउन आता। लेकिन यहाँ तो परफॉर्मिंग को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। एक साइड पर सोल्जर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मिंग इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगी कौन करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगी एडवर्ब। वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगी भाई, तो गुड तो मैं हटा देता, गुड तो मैं सीधा सीधा ही हटा देता। अब दो रास्ते बचते, वर परफॉर्मिंग वेल ऑन दी राजपथ या फिर वर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली। भाई यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर ना एक्सीलेंटली ही आता, एक्सीलेंटली आता, वेल नहीं आता। क्यों नहीं आता? सीख लो।
देखो जो वेल होता है ना वो ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में जिस वर्ब को क्वालिफाई करता है उससे पहले आता है। हम हमेशा ही तो कहते हैं वेल परफॉर्म्ड, हमेशा ही तो कहते हैं वेल परफॉर्म्ड, या फिर हम ऐसे भी कहते हैं वेल एक्सप्लेन्ड। हाँ कई बार आप इनके पीछे भी लगा देते हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आगे लगाते हैं। और भाई वेल सेटल्ड नहीं कहते, वेल सेटल्ड भी तो कहते हैं कि भाई कैसा पर्सन है ये, वेल सेटल्ड पर्सन है, ही इज़ वेल सेटल्ड, ऐसे ही तो कहते हैं कि ये तो वेल सेटल्ड है। तो भाई वेल अगर इसको क्वालिफाई करता ना तो वो इसके आगे आता कहीं, लेकिन आगे तो मुझे फिलर ही नहीं दिया, मुझे तो पीछे फिलर दिया। पीछे फिलर दिया तो भाई जो एक्सीलेंटली होता है ना वो दोनों जगह फिट बैठता है, आगे भी आ जाता है पीछे भी आ जाता है। और वेल सिर्फ आगे आता है, वेल आगे आता है, आगे फिलर नहीं दिया, इसलिए वेल भी कट गया, नॉट रिक्वायर्ड भी कट गया, गुड भी कट गया, एक्सीलेंटली पूरी तरह से फिट बैठ रहा था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड मेडल्स टू द ऑफिसर फॉर देयर डैश सर्विस रेंडर्ड इन दिल्ली सिविल डिफेंस कोर्प्स फॉर द डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो प्रेसिडेंट साहब है इन्होंने मेडल्स दिए ऑफिसर्स को, क्यों? क्योंकि दिल्ली डिफेंस कोर्प्स में इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है। एक बात मुझे बताओ, एक बात आप मुझे बताओ, फॉर देयर डैश सर्विस, भाई गुड सर्विस तो नहीं आता, गुड सर्विस तो नहीं आता भाई, गुड तो सारे ही अच्छे से काम करते हैं, सबको मेडल थोड़ी मिलेगा, गुड सर्विस तो नहीं आता। बेस्ट सर्विस भी नहीं आता, बेस्ट तो जब लगाता जी जब वो किसी के साथ कंपेयर करता है, यहाँ तो किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा था, किसी के भी साथ बच्चों कंपेयर ही नहीं कर रहा था, तो यहाँ भी बेस्ट नहीं आता था। यहाँ आता या तो अप्रिशिएबल या फिर कमेंडेबल। तो भाई अप्रिशिएबल थोड़ी सी कम इंटेंसिटी का वर्ड था और कमेंडेबल बहुत अच्छा वर्ड था, एक फॉर्मली वर्ड था। ठीक है आप बोल देते हैं अप्रिशिएट कर लो, अप्रिशिएबल कर लो, ओके था, लेकिन कमेंडेबल एक बिल्कुल फॉर्मल वर्ड था, ये इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा थी। अब भाई अप्रिशिएट तो वही बात है, प्रशंसा करनी है किसी की, हो सकता है मैं उस चीज़ की प्रशंसा कर रहा हूँ, आप उस चीज़ की प्रशंसा नहीं करते। जैसे मैं कह दूँ ही हैज़ अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स, भाई उसने तो मेरे प्रयासों की प्रशंसा की ही थी, और कोई करे या ना करे। तो भाई इस तरह की चीज़ें नहीं, अगर उन्हें मेडल मिल रहा है तो उन्होंने सचमुच में कुछ बहुत ही अच्छा करा होगा, इसीलिए यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस आती वो क्या आती, कमेंडेबल। भाई जो फिलर्स हैं इनको लगाने के लिए सेंस भी चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच भी चाहिए, वोकैब भी चाहिए, सारी ही चीज़ें निकलाते हैं। तो अगर ये नहीं हो रहे या थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें बनने लग जाएगी। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है वी आर फर्मली ऑफ द व्यू दैट पंजाब एंड द कंट्री कैन प्रोग्रेस एंड डैश ओनली थ्रू preserving the atmosphere of peace and communal harmony, said the statement issued after an emergency meeting of its core committee here। क्या कहता है जी, ये कहता है भाई कि हम इसी चीज़ पर विचार रखते हैं कि पंजाब और जो हमारी कंट्री है ना वो प्रोग्रेस करेगी और डैश करेगी, कैसे करेगी, ओनली थ्रू प्रिजर्विंग द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड कम्युनल हार्मोनी। भाई जो पीस का और शांति का और मैत्रीपूर्ण संबंधों का जो एनवायरनमेंट है उसे बचा के रखना होगा। ये बात कैसे कब कही जी, ये कही इन्होंने अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग के अंदर। ठीक है हारमोनी वर्ड से तो मैं मिलवा चुका हूँ आपको, हारमोनी वर्ड तो होता है जी फ्रेंडली रिलेशंस, एक तरह की कॉरपोरेशन टाइप। ठीक है फिलर की बात करते हैं, फिलर की बात क्या आती है, तो भाई पंजाब और कंट्री क्या करेगी, ग्रो तो नहीं करेगी बच्चों, ग्रो तो नहीं करेगी। ग्रो से कई ज़्यादा अच्छा वर्ड मुझे दिखा, या तो प्रोस्पर या फिर नर्चर। भाई या तो प्रोस्पर या फिर नर्चर, और डेवलप की बात नहीं। एंड डेवलप, भाई डेवलप भी होता है, कंट्री डेवलप भी करती है, लेकिन देखो बात वही है, बेस्ट चॉइस चूज करनी है। अब सारी चीज़ें करेक्ट होती है लेकिन आपको उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन छांटना है। ग्रो तो भाई वैसे प्लांट्स के लिए इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ ये तो नहीं होना था, कंट्री की ग्रो नहीं होनी थी भाई। ग्रोथ रेट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ग्रो नहीं होना था। तो इन तीन में से ही कोई एक चीज़ लगनी थी, इन तीन में से ही कोई एक चीज़ लगनी थी। तो भाई एक बात बताओ, देखो प्रोस्पर और नर्चर इनमें से क्या लगता भाई, इनमें से जो आंसर उसने माना था वो उसने माना था प्रोस्पर। डेवलप भी नहीं माना, नर्चर भी नहीं माना। क्यों नहीं माना, नर्चर का भी कहीं ना कहीं मीनिंग हो जाता है ग्रो करना,
नर्चर का भी कहीं ना कहीं मीनिंग क्या हो जाता है जी, ग्रो करना हो जाता है। अब ग्रो करना इसका मीनिंग हो गया, ग्रो को भी हटाया नर्चर को भी हटाया, ये दोनों आपस में सिनोनिम की तरह ही होते हैं। तो बारी आई डेवलप करेगी या प्रोस्पर करेगी। देखो प्रोस्पर वही होता है, एक स्टेट कैसी होनी चाहिए जहाँ पर प्रोस्पेरिटी हो, भाई जहाँ पर खुशहाली भी हो, जहाँ पर महंगाई भी ना हो, बेरोजगारी भी ना हो। तो ये तो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा वर्ड था। अब डेवलप्ड कह दूँ, भाई डेवलप्ड है ठीक है, काम धंधा है, लेकिन यहाँ पर तो क्राइम वगैरह भी है, सारी ही चीज़ें हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में भी क्राइम होता है, लेकिन प्रोस्पेरिटी अगर किसी नेशन में है तो वो एक खुशहाल नेशन है। खुशहाल नेशन क्यों है? क्योंकि भाई वहाँ प्रॉब्लम्स कम से कम है, गरीबी नहीं है, भूखमरी नहीं है, क्राइम रेट कम है। तो ये यही तो ऐसी ही तो कुछ सेंस दे रहा है कि भाई पीस भी रखेंगे हम और तभी तो तरक्की करेंगे, कि पीस भी रखेंगे, कम्युनल हार्मोनी भी होगी, तभी तो हम ग्रो करेंगे। भाई ग्रो करेंगे मतलब तभी तो हम तरक्की कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ प्रोस्पेरिटी आना था। और वैसे भी भाई कंट्री के साथ जब बात होती है तो बहुत बार ज़्यादातर केसेस में प्रोस्पर वर्ड का ही यूज़ होता है, ठीक है। पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी बार बार लिखता है। इन ए रिजोल्यूशन द पार्टी डैश द सेंटर अगेंस्ट यूजिंग दीज इंसिडेंट्स एज एन एक्सक्यूज टू डिनाई द फार्मर्स देयर जस्ट डिमांड। रिजोल्यूशन क्या होता है? देखो बच्चों, एक वर्ड होता है जी रिजोल्यूट। रिजोल्यूट देखो, इस रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, वर्ब की तरह काम करते हैं, दृढ़ निश्चय करना। और रिजोल्यूशन का मतलब होता है जी, जब भी आप कभी दृढ़ निश्चय करोगे तो ये एक तरह का प्रस्तावना पत्र टाइप नहीं होता, उस तरह से इस वर्ड को यूज़ करते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है एक तरह का प्रस्तावना पत्र टाइप, ठीक है। तो भाई एक तरह का प्रस्ताव लाए, एक तरह का प्रस्तावना पत्र लाए, जिसमें कहते हैं कि भाई पार्टी जो है उनको वार्न करती है सेंटर को कि आप इस इंसिडेंट को ये कह के मत टाल देना कि भाई अब इनकी डिमांड्स को वो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। तो भाई थ्रेटन तो होता है धमकी देना। एक पार्टी दूसरी को धमकी नहीं देती, धमकी तो जब देते हैं जब राजनीति बिल्कुल ही नीचे के स्तर पे गिर जाती है। वर्बली टीवी पर एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का एक पत्र वगैरह ला रहे हैं ना, उसके अंदर धमकी नहीं देगा। तो थ्रेटन को हटा देता। टोल्ड की बात ही नहीं थी, टोल्ड तो होता है जी बताना, बता थोड़ी रही है, वो उन्हें आगाह कर रही है, उन्हें चेतावनी दे रही है। या तो वर्ड आता वार्निंग देना, या फिर वर्ड आता भाई क्वेश्चन का। इन दोनों में से अगर एप्रोप्रिएट चॉइस की बात आती ना तो वार्निंग नहीं, वार्निंग अच्छा नहीं लगता। भाई वार्निंग क्या होता है? देखो टीचर हमें वार्निंग दे देता था, फिर भी मैंने वार्निंग को कैसे एलिमिनेट किया? मैंने वार्निंग को यूं एलिमिनेट किया, भाई वार्निंग थोड़ा सा इनफॉर्मल भी लगा मुझे और थोड़ा सा यूं भी लगा। आप अपने से छोटे को चेतावनी दे सकते हो, देख लियो भाई ये नहीं करेगा तो ये कर दूंगा। एक चेतावनी तो एक धमकी भरी चीज़ होगी, लेकिन यहाँ तो होता है उन्हें आगाह कर रहा है कि ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। यहाँ क्वेश्चन वर्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलर्स खत्म हो गए। एक बार ये देखते हैं हम, कुछ एरर प्रैक्टिस भी कर ही लेते हैं। क्या कहता है? वन मोटरेबल रोड एंड 4 सस्पेंशन ब्रिज कनेक्टिंग अराउंड 8 villages in the area with the district headquarters have also been washed away by the avalanche। भाई क्या कह रहा है कि ये कोई एक तो मोटरेबल रोड थी जहाँ पर मोटर वगैरह, मोटर कार वगैरह, ये मोटर बाइक्स वगैरह चलती थी, और 4 ब्रिजेस थे जो 8 गांवों को जोड़ते थे किसी एरिया में, ठीक है, इन द एरिया विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स भी थे। हैव ऑल्सो बीन वाश्ड अवे, वो भी भाई पानी में बह गए। कैसे बह गए? बाय दी एवलांचे, जो ये तूफान वगैरह आया, ये क्या होता है जी, पहाड़ से बर्फ़ के टुकड़े वगैरह गिरे होंगे। इस तरह के एक सेंस कह रहा है। अगर ट्रांसलेशन नहीं भी कर पाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाए तो आपको एरर नहीं मिलना था। एरर तो बच्चों ग्रामर का होता है। देखते के साथ एरर मिल गया। 4 के बाद 4 बॉयज़ आएगा या 4 बॉय आएगा? 4 बॉयज़ आएगा, तो उसी तरह 4 ब्रिज आएगा या फिर 4 ब्रिजेज आएगा। 4 ब्रिजेज आना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। There is also no threat to the neighboring villages. At the same time, the concerned agencies of the center and the state were asked to keep a strict vigil on the situation, and a team from DRDO who monitor avalanches is being flown in for surveillance and reconnaissance, it added। भाई सीधी सी बात थी, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल ओके था। सेंटेंस ओके था, लेकिन सेंटेंस डाला है तो कोई ना कोई चीज़ बताने वाली ही तो होगी। ये क्या कहता है भाई, जो नेबरिंग विलेजेस है ना उनको कोई खतरा नहीं है।
8 गांव जो बह गए वो बह गए, जो नुकसान हुआ वो हो गया, लेकिन अब जो गांव बचे उनको कोई भी खतरा नहीं है। और उनको कोई भी खतरा नहीं है, साथ ही साथ क्या कह रहा है, जो सेम टाइम पर क्या हो रहा है, कंसर्न एजेंसीज, भाई जो भी एजेंसीज इस तरह की डिजास्टर मैनेजमेंट को देखती है, वो सारी एजेंसीज कहाँ की, सेंटर के लेवल पर भी जो टीम आई है और स्टेट के लेवल पर भी है, उन्हें कहा गया है, वर आस्क्ड टू कीप, उन्हें चेतावनी दी गई है कि भाई एक स्ट्रिक्ट विजिल रखो ऑन सिचुएशन, भाई क्या आगे गड़बड़ हो सकती है, कैसी स्थिति है, उसके ऊपर आप एक कड़ी निगरानी रखो। कौन रख रहा है ये निगरानी? सेंटर और स्टेट की कंसर्न एजेंसीज रख रही है। उसी के साथ साथ कहते हैं एंड ए टीम फ्रॉम DRDO, उसी के साथ साथ क्या कहता है जी, उसी के साथ साथ कहता है कि भाई DRDO की एक टीम भी भेज दी गई है। फ्लोन का मतलब यहाँ इस बीइंग फ्लोन का मतलब हो जाता है भेज देना, टू सेंड करना, भेजी गई है। क्यों भेजी गई है भाई? सर्विलेंस करने के लिए, देखने के लिए। गड़बड़ क्या लगी बच्चों को? कुछ गड़बड़ लगी होगी जी, गड़बड़ लगी होगी बच्चों को कि भाई ये जो DRDO है इसके बाद मॉनिटर्स वर्ब आनी थी, क्योंकि सिंगुलर था तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। क्यों नहीं था? क्योंकि जो DRDO था भाई, DRDO था डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक कलेक्टिव नाउन था, ये एक कलेक्टिव नाउन था, ठीक है। और जब इस तरह का कलेक्टिव नाउन आ जाता है भाई, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब ले रहा है, इसीलिए इसने यहाँ प्लूरल वर्ब ली। DRDO के लिए मोनिटर्स वर्ब नहीं, मॉनिटर वर्ब आएगी सिंग प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। एक डाउट और आया होगा कि जी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्ब का सब्जेक्ट कैसे बन गया? तो भाई आपने सीखा था हु विच दैट, हु विच दैट जब भी कभी आ जाएंगे तो वो अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर तो DRDO प्लूरल सब्जेक्ट माना, और प्लूरल सब्जेक्ट माना इसलिए इसने कैसी वर्ब ली जी? प्लूरल वर्ब ली। आगे बढ़ते हैं। शी रिपोर्टेड टुक द स्लीपिंग चिल्ड्रन टू द बाथरूम, टाइड हिज हैंड्स एंड लेग्स एंड स्लिट हिज थ्रोट विद ए किचन नाइफ अराउंड 3:30 AM। भाई इस सेंटेंस के अंदर मुझे एक बात पता नहीं चल पाई, रिपोर्टेड वर्ब था या टुक वर्ब था? देखो दोनों ही V2 थी, लेकिन वर्ब क्या थी? वर्ब थी भाई शी। अगर ये वर्ब होता रिपोर्टेड तो एक बार टुक को हटा के देखते। शी रिपोर्टेड दी स्लीपिंग चिल्ड्रन टू दी बाथरूम, भाई सोते हुए बच्चे को वो क्या करा, बाथरूम में ले गए, उसके हाथ बांध दिए, उसके पैर बांध दिए और चक्कू से उसका गला काट दिया। 3:30 बजे के आसपास की घटना है। तो भाई रिपोर्टेड द स्लीपिंग चिल्ड्रन तो कोई वर्ब सेंस ही नहीं दे रही थी, तो यहाँ तो वर्ब तो टुक ही आनी थी। और भाई अब देखो इसको हटा के कोई सेंस मिलती? शी टुक द स्लीपिंग चिल्ड्रन टू द बाथरूम, टाइड हिज हैंड्स एंड लेग्स एंड स्लिट हिज थ्रोट विद ए किचन नाइफ अराउंड 3:30 AM। अब सेंस मिल रही है कि भाई कोई क्राइम हो गया, उसके बारे में कोई बात बताई जा रही है। तो वर्ब तो यहाँ पर टुक आती, और टुक वर्ब आती तो टेक टुक टेकन, भाई ये तो V2 फॉर्म ओके थी। अब वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता बच्चों? एडवर्ब आती। एडवर्ब आती तो भाई यहाँ पर रिपोर्टेड नहीं, यहाँ पर लगा देते रिपोर्टेडली। क्या लगा देते बच्चों? रिपोर्टेडली, ठीक है। आगे बढ़े। फार्मर लीडर राजू मान सेड द मैसिव टर्न आउट एट द महापंचायत प्रूव्ड दैट नॉट ओनली द फार्मर्स बट देयर चिल्ड्रन वर ऑल्सो अवेकन एंड दे वुड नॉट स्टॉप टिल द गवर्नमेंट बोर्ड टू देयर डिमांड। भाई सीधी सी बात, देखते के साथ एरर मिला। एक तो बच्चों को ये लगा होगा कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर होता है, लेकिन यहाँ खाली बट है, तो ये बिल्कुल ओके है जी। क्यों ओके है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का भी पेयर होता है और नॉट ओनली के साथ बट का भी पेयर होता है, दोनों ही ओके हैं। नॉट ओनली के साथ बट का पेयर भी ओके है, कोई बच्चा यहाँ पर एरर मार्क नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर एरर क्या दिखा? एरर तो बिल्कुल सिंपल सा दिख गया। वुड दिखा आपको, वुड एक मोडाल था, मोडाल के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म जी? नेचुरल फॉर्म, V1 फॉर्म। तो स्टॉप्ड नहीं, वुड नॉट स्टॉप, ठीक है। यहाँ तक ओके। आगे बढ़े। आगे क्या कहते हैं जी? मिस्टर सेस ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग कोकोनट ट्रीज एट द एज ऑफ 20 विद ए मैचेट टक्ड टू हिज back and using 2 small loops of rope, one around his feet gripping the front of the tree and the another he carries to hold on to the trunk। देखो यहाँ क्या है, कुछ सेंटेंस की सेंस बनाते हैं। एक कोई सैसी नाम का बंदा है जिसने क्या करा, कोकोनट के ट्रीज पे चढ़ना शुरू किया। कब चढ़ना शुरू करा जी? 20 साल की उम्र में उसने चढ़ना शुरू करा था। और चढ़ता कैसे था? विद ए मैचेड टक्ड। भाई ये जो मैचेट होता है ना, ये एक तरह का नाइफ होता है, एक तरह का छुरा होता है। वो छुरा नहीं होता जो नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले लोग रखते हैं, उसे ऊपर जाके काटते हैं, तोड़ते हैं ना उसको डाली से, वो उस वाले छुरे को कहते हैं। टक्ड का मतलब होता है जी बांधा हुआ,
लपेटा हुआ है भाई। वो क्या करता है, एक छुरे को अपनी बैक पे बांधता और ऊपर चढ़ जाता, दो रस्सियों के सहारे चढ़ जाता। एक रस्सी को तो क्या करता, वन अराउंड हिज फिट ग्रिपिंग दी फ्रंट, एक से तो फ्रंट पर ग्रिप बनाता और दूसरे वाली से क्या करता, होल्ड करता ट्रंक को यानी कि पेड़ को। भाई एरर सीधा सा मिला, दा अनदर नहीं होता, दा होता है अदर। दा अनदर नहीं होता बच्चों, दा अदर होता है। और ऐसा क्यों होता है जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज ही अभी भाई कल आज ही कुलदीप सर ने करवाया है आपको, हमने कोई आपके लिए मैगी फंडा नाम का कंसेप्ट निकाला है 2 मिनट की वीडियो में, कुछ अच्छा कंसेप्ट का। उसके अंदर ये चीज़ कुलदीप सर ने सिखाई है। क्यों नहीं होता, वो उस वीडियो के अंदर है, वहाँ से देखो। मैं सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। भाई दा भी एक आर्टिकल है, एन भी एक आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल इकट्ठे यूज़ नहीं हो सकते। एन अदर बना कैसे है, एन अदर तो इसी तरीके से बना है, एन प्लस में अदर, तो दो आर्टिकल इकट्ठे यूज नहीं हो सकते थे भाई। तो आप क्या करते, या तो इस दा को हटाते, और दा को नहीं हटाते तो भाई इस अनदर को हटा के अदर करते। और ये ही बेस्ट चॉइस थी, दा अदर लगाना था। क्यों लगाना था भाई, क्योंकि जिस पार्ट में गड़बड़ होती है उसे हटाओ। ये तो ओके था, यहीं से गड़बड़ हो रही थी तो ये लगाते। क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन, वो कुलदीप सर की जो वीडियो है भाई मैगी फंडा, उसके अंदर देखो, वहाँ से सीखो। आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम हेल्प्ड वन अनदर इन द नीड ऑफ टाइम। बच्चों अब जो ये कुछ एरर है ना, ये सारे एरर एक दो सेम से ही तरीके के हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूं भाई। जब दो बंदों की बात होती है ना, जब दो बंदों की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं ईच अदर। जब भी कभी दो बंदों की बात हो तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, हम लगाएंगे ईच अदर। बहुत बढ़िया। अब देखो, और जब दो से ज़्यादा की बात होती है तब हम क्या लगाएंगे बच्चों, हम लगाएंगे वन अनदर। दो बंदों की बात है तो ईच अदर लगा देना, और दो से ज़्यादा की बात हो तो वन अनदर लगा देना। अब मुझे एक बात बताओ, बोथ किसके लिए यूज़ होता है, दो के लिए यूज़ होता है, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। बोथ यूज़ होता है जी दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर बोथ ऑफ देम हेल्प्ड वन अनदर नहीं, बोथ ऑफ देम हेल्प्ड ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे की सहायता की, ठीक है। द थ्री इंडिविजुअल आर सो डिफरेंट दैट देयर टेस्ट्स वेरी फ्रॉम ईच अदर। भाई एक चीज़ तो ये देख लेना, ये जो टेस्ट है ये यहाँ पर नाउन है, क्योंकि इसके आगे पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया है। अब क्या कहते हैं, थ्री इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट दैट देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम ईच अदर। भाई ईच अदर का यूज़ तो दो के लिए होता था, यहाँ काट के क्या लगा देते, यहाँ काट के लगा देते वन अनदर। क्या लगा देते बच्चों, वन अनदर, ठीक है। आगे बढ़े। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन एट लॉगर हेड विद ईच अदर ऑन द कश्मीर इशू। बिल्कुल ओके है जी। इंडिया और पाकिस्तान यही तो लॉगर हेड्स पर है। लॉगर हेड का मतलब होता है कंफ्यूज सी सिचुएशन, पता नहीं भाई किसका अधिकार है, इस तरीके से ये लड़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर दो बंदों के, दो देशों के बीच की बात है, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात चल रही है, दो लोगों के बारे में बात चल रही है, तो ईच अदर बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस जो थे जी वो सेम तरीके के थे। सेम तरीके के कैसे थे, नेहा एज वेल एज कृतिकाज फैमिली लाइक टू गो देयर। भाई नेहा एज वेल एज कृतिकाज फैमिली। भाई एक बात बताओ, कुछ एक वर्ड्स होते हैं, कुछ एक वर्ड होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक वर्ड होते हैं बच्चों, कौन कौन से वर्ड होते हैं। एक तो वर्ड होता है विद, एक वर्ड होता है टुगेदर विद, विद टुगेदर विद। इसके अलावा एक वर्ड होता है जी इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एज वेल एज। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जी, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड्स। ये जो भी वर्ड होते हैं ना भाई, जब भी कभी ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो ये वर्ब लेंगे अपने आने वाले, अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैं कह दूं राम विद हिज ब्रदर्स, भाई राम अपने भाइयों के साथ। तो भाई अब ना ये विद तो एक तरह से सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक तरह से प्रपोजिशन की तरह काम कर गया। तो प्रपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट, तो ये तो वर्ब नहीं लेगा, यही वर्ब लेगा और यही सब्जेक्ट बनेगा। याद रखने के लिए बताया। वर्ड कौन कौन से एक बार ही देख लो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, नोट कर लो इनको। अब देखो एज वेल एज से जुड़ा है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा जी, नेहा बनेगा। और नेहा सिंगुलर है बच्चों, तो वर्ब भी कैसी आएगी,
जब नेहा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि लाइक्स आएगा। आगे बढ़ते हैं। शशि अलोंग विद हर फैमिली, अलोंग विद भी उसी का पार्ट है, तो भाई शशि है और उसकी फैमिली है, लेकिन अलोंग विद से जोड़ा है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, तो शशि के बाद हैव नहीं हैज़ लगा देते। आगे बढ़ो। जुबिन्स फ्रेंड्स, भाई जुबिन के दोस्त और जुबिन के पापा। देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है, जब भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो पोजेशन दिखती है। दोस्तों के ऊपर किसकी पोजेशन है, किसका अधिकार है, जुबिन का, और फादर भी किसका है, जुबिन का। भाई जुबिन के दोस्त और जुबिन के पापा सारे जने दिल्ली गए हैं, जुबिन भाई साहब नहीं गए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ जो फ्रेंड्स था, ये पहले वाला नाउन कैसा था, सिंगुलर था, सॉरी प्लूरल था, प्लूरल था, तो इसने वर्ब भी कैसी ली बच्चों, प्लूरल वर्ब ली। और यहाँ देखो पहले वाले नाउन के, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। यहाँ जो शशि थी ये सिंगुलर थी, ये सिंगुलर थी, इसीलिए हैव हटा के मैंने क्या लगाया था, इसीलिए हैव हटा के मैंने हैज़ लगाया था। आगे फिर देख लो, आप फिर से देख सकते हो क्या, यहाँ पर नेहा सिंगुलर थी इसीलिए इसने लाइकली लगाया था। कहाँ गया, कहाँ गया, तो यहाँ पर तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। फ्रेंड्स प्लूरल था इसीलिए प्लूरल वर्ब आई। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा, मुझसे ये नहीं पूछेगा कि जुबिन सब्जेक्ट क्यों नहीं बना। जुबिन सब्जेक्ट इसलिए नहीं बना बच्चों क्योंकि आपने सीखा है अपोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आगे वाला नाउन कैसा काम करता है जी, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और पीछे वाला नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जब ये सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगी बच्चों, जब ये सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब आप देखो यहाँ पर जुबिन्स फ्रेंड्स में ये तो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर गया था, और एडजेक्टिव की तरह काम कर गया था तो जो इसके बाद वाला नाउन आया था उसके अकॉर्डिंग वर्ब आई थी हैव। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉम विद जेरी हैज़ ईटन दी बटर। भाई फिर वही बात, विद से जोड़ रहा है तो हैज़ ईटन सिंगुलर फॉर्म लगाएगा, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये सिंगुलर कहेगा। टॉम ने जेरी के साथ मिलके क्या खा लिया, बटर खा लिया। चिकन नहीं, चेतन बिसाइड्स हिज ब्रदर्स हैज़ ज्वाइंड एसके क्लासेस। भाई फिर बताया था ना, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, जब भी ये सारे वर्ड दिख जाएं तो ये अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब एक तो चेतन ने भी एसके क्लासेस को ज्वाइन किया है और उसके भाइयों ने भी, लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है कि भाइयों के अलावा चेतन ने भी एसके क्लासेस को क्या कर लिया जी, ज्वाइन कर लिया। चेतन एक सिंगुलर सब्जेक्ट था इसीलिए क्या आई, हैज़ ज्वाइंड आए। और भाई चेतन ने भी एसके क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, तो मुझे आप एक बात खुद बता दो, आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया। आपको मालूम है 1 मार्च 2021 को यानी कल ही नया बैच आया था, तो जो आपके भाई बंधु जो चेतन वेतन रह गए उनको बता दो कि अब तो एसके को ज्वाइन कर ले, अपना सिलेक्शन पक्का कर ले। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको लाइक करो, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया करो। मैं पर्सनली हर कमेंट का, हर डाउट का रिप्लाई करता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।